गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में ब्रेक इवन पॉइंट या फिर टारगेट और डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो सेल्स करना होता है, इन दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। और आपको याद होगा, शायद मैंने आपको दो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, एक क्वेश्चन नंबर 18 था और दूसरा क्वेश्चन नंबर 20 था। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो होमवर्क क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होते हैं उसका पीडीएफ मैं आपके साथ ग्रुप में या ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर कर देता हूं। अच्छा, अगर आप में से किसी ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है और अगर अभी आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो आप मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। आपके पास मेरा डायरेक्ट नंबर है, मैं आपको ये सॉल्यूशंस शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सॉल्यूशंस फिर आप मैच कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज की क्लास में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इस पर बात करना शुरू करना है। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में भी दे रखे हैं, वो पहले मैं आपको करवाऊंगा। और वो क्वेश्चंस करने के लिए मुझे ना आपको पहले कुछ नोट्स लिखवाने पड़ेंगे। वो नोट्स लिखवा के उनको एक्सप्लेन करके फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं एक नोट के साथ। तो आइए, एक नोट लिखिएगा पहले आप। नोट नंबर 1, components of variable cost। components of variable cost में लिखिएगा A, direct material cost, B, direct labor cost, C, direct expenses, and D, वेरिएबल ओवरहेड्स। एक सेकंड नोट भी आपको लिखवाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस नोट को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में सॉल्व किए हैं, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि हर एक क्वेश्चन में हमें वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने बिल्कुल रेडीमेड दी है। चाहे वो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताए या फिर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट बताए, वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्वेश्चन ने हमेशा ऐसे ही हमें बताया कि भाई देखो, इतना हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। और 99% ऑफ द क्वेश्चंस ना हमें इस चैप्टर में ऐसे ही मिलने वाले हैं जहां पर वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हमें खुद ही बता देगा। लेकिन 1-2% ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहां पर वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, अगर आपको याद हो, जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था तो मैंने आपसे कहा था भाई वैसे तो बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल का, वेजेस का, सैलरी का, रेंट का, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, लीगल चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन की सैलरी, पता नहीं कितने खर्चे होते हैं। और ये चैप्टर क्या करता है, ये चैप्टर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है। कहता है इतने खर्चे भाई एनालाइज करने का हमारे पास टाइम नहीं है, इन सारे खर्चों को आप लिस्ट आउट करो कि इसमें से कितने वेरिएबल हैं, कितने फिक्स्ड हैं, और दो ग्रुपिंग्स करके बता दो भाई हमारे ये दो तरह के खर्चे, मतलब 250 तरह के खर्चों को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर करके वेरिएबल और फिक्स्ड में क्लासिफाई करते हैं। और अल्टीमेटली दो ही खर्चे हम इस चैप्टर में कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे हैं। नहीं, यही होता है। तो हमें ना अब ऐसे भी क्वेश्चंस करने को मिल सकते हैं जहां पर वेरिएबल कॉस्ट सीधे सीधे ना बता के वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल हमें बता देगा और हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अच्छा इसमें से ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा वेरिएबल है और इनको टोटल करके हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा। तो अब हम उस तरह के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब देखो, इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर वो वेरिएबल कॉस्ट सीधे सीधे ना बता के वेरिएबल कॉस्ट के अगर एग्जांपल बताएगा तो बस गिनती के ये 4 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ये चारों एग्जाम्पल वेरिएबल कॉस्ट के दायरे में आते हैं, मैं अभी इन चारों पर बात करूंगा, लेकिन यही 4 हैं जो आपको इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। मैंने कहा ना 99% चांसेस अभी भी यही है कि वो ये 4 एग्जाम्पल भी नहीं देगा, हमें सीधे सीधे वेरिएबल कॉस्ट बता देगा टोटल कितनी है। लेकिन अगर वो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा करेगा भी तो वो यही करेगा कि वो वेरिएबल कॉस्ट सीधे ना बता के ये 4 एग्जाम्पल के तौर पे दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पे वो हमें कह सकता है भाई देखो, एक जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें 10 रुपए का मटेरियल लगता है, उसमें 6 रुपए लेबर के लगते हैं, 4 रुपए डायरेक्ट खर्चे के लगते हैं और 5 रुपए मान लो वेरिएबल ओवरहेड लगता है। तो हमारा हम फिर निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा इसका मतलब यह है कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है एक यूनिट की वो 25 रुपए है, हम टोटल कर लेंगे। नहीं, तो ये हो सकता है। तो ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इन चारों एग्जाम्पल को मैं अब एक एक करके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब ये तो मैंने आपको लिखवाया ही था, जो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जब मैंने वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन करवाया था तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट का सबसे प्राइम एग्जाम्पल होता है रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल ही बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है।
ऐसा हर एक मटेरियल जो मैं प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकूं उसको हम डायरेक्ट मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं, आपके हाथ में बुक्स है, बुक्स में जो पेपर है, पेपर क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। पेपर को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। समोसे का एग्जांपल लिया था, समोसे में आलू जो है या मैदा या उसमें जो मसाले डले हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है। कार की बात करी थी, कार में जो टायर्स लगे हैं उसमें जो स्टील यूज हुआ है, उसमें जो प्लास्टिक है, उसमें जो सीट कवर्स वगैरह है, उसमें एसी है, उसमें ग्लास का यूज हुआ है, वो सब डायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा, अगर मान लो आप मार्केट से कोई खाने की चीज खरीदते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, उस बिस्किट के पैकेट के पीछे देखोगे तो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है। उसमें लिखा हुआ होगा ना कि बिस्किट किस किस से बना है, बिस्किट में कितना आटा डाला है, कितना शुगर है, इसमें कितना सोडियम मतलब सॉल्ट है, इसमें कितना वेनिला का फ्लेवर है, इसमें कितने आर्टिफिशियल जो है वो प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, कितना मिल्क पाउडर है, सब कुछ लिखा हुआ होगा उसमें। तो वो सब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। मतलब ऐसे ही हर एक चीज जो मैं प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल। गोल्ड की रिंग में गोल्ड, डायरेक्ट मटेरियल। पिज्जा में कैप्सिकम अनियन चीज, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल बहुत क्लियर है। और ये वेरिएबल कॉस्ट क्यों है? क्योंकि भाई अगर जैसे बुक्स में पेपर है, ज्यादा बुक्स छपवाएंगे तो ज्यादा पेपर लगेगा, कम बुक्स छपवाएंगे कम पेपर लगेगा। नहीं, लिखिएगा एग्जांपल, लिखिएगा पहले डायरेक्ट मटेरियल के ब्रैकेट में पेपर इन बुक्स। ठीक, इसके बाद आती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। देखिए, डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। ऐसी लेबर जिनसे हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं उसको हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। आसान से शब्दों में अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो आपको शर्ट सिलवानी है, ठीक है, तो शर्ट सिलवाने के लिए आप घर के पास के किसी टेलर के पास जाएंगे और वो टेलर मान लीजिए एक शर्ट सिलने के 500 रुपए आपसे लेता है। तो अगर आप एक शर्ट सिलवाओगे तो वो 500 रुपए लेगा, दो शर्ट सिलवाओगे तो वो 500 इंटू 2 1000 रुपए लेगा। अगर कहोगे 10 शर्ट सिलवानी है तो 500 इंटू 10 5000 रुपए लेगा। मतलब जैसे जैसे आप ज्यादा उससे सिलवाओगे वो ज्यादा पैसे डिमांड करेगा आपसे। तो अगर मैं गारमेंट्स या शर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो टेलर जो है वो शर्ट मैन्युफैक्चर करता है, तो टेलर एक डायरेक्ट लेबर है। अच्छा, यही अगर फर्नीचर के कॉन्टेक्स्ट में बोले, मान लो आपको अपने घर के लिए, अपने स्टडीज के लिए एक स्टडी टेबल बनवाना है, तो कारपेंटर के पास जाओगे और मान लो वो स्टडी टेबल की जो भी मेहनताना लेता है आपसे, बोलता है कि 1000 रुपए लूंगा स्टडी टेबल बनाने के। तो वो 1000 रुपए जो आप उसको पे करेंगे वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। और यहां पर जो वो कारपेंटर है वो कौन है, डायरेक्ट लेबर है। तो डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट होती है, जो मतलब जो हम मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए जो लेबर हायर करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज होता है, तो उसको जो हम पे करते हैं वो भी हमारी एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्योंकि उससे ज्यादा प्रोडक्शन करवाएंगे तो वो ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, कम करवाएंगे कम करेगा। फर्नीचर के केस में कारपेंटर डायरेक्ट लेबर है। ऐसे ही कपड़े के केस में, गारमेंट्स इंडस्ट्री में अगर मैं कहूं जैसे शर्ट हो गया, ट्राउजर हो गया, इस केस में टेलर कौन है, डायरेक्ट लेबर है। हमारे समोसे के केस में हलवाई कौन है, डायरेक्ट लेबर है। गोल्ड की रिंग के केस में सुनार कौन है, डायरेक्ट लेबर है। नहीं, तो ऐसी लेबर जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, ऐसी लेबर को हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। आइए जरा इसके भी एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। अगर हम गारमेंट्स की बात करते हैं तो गारमेंट्स में टेलर डायरेक्ट लेबर है। ऐसे ही अगर हमें फर्नीचर कुछ बनवाना हो तो उस केस में कारपेंटर डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी एक बड़ी वाइडर टर्म है, लेकिन अगर मैं इसका एक सबसे प्राइम एग्जांपल लिखवाऊं तो वो होता है रॉयल्टी। चलिए अब रॉयल्टी को समझाने के लिए भी एक एग्जांपल देते हैं। देखो, आप लोगों ने अगर 11th 12th कॉमर्स से करी है तो आपने वहां पर अकाउंट्स की एक बड़ी ही फेमस बुक से पढ़ाई करी होगी, टीएस ग्रेवाल, है ना। टीएस ग्रेवाल स्कूलों में बहुत चलती है, या फिर डीके गोयल जी की किताब चलती है, और भी किताबें हैं, लेकिन टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल ज्यादातर स्कूल्स में लगवाई जाती है। ठीक है, अब हालांकि अब तो टीएस ग्रेवाल जी नहीं रहे, लेकिन मान लो जो भी टीएस ग्रेवाल जी की बुक को अब मैनेज कर रहा होगा, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मान लो मैं चाहता हूं कि मैं टीएस ग्रेवाल जी की बुक को छापकर उसको मार्केट में बेचूं। मतलब मैं उनकी बुक को कॉपी करना चाहता हूं। अगर आप किसी ऑथर की बुक को कॉपी करना चाहते हो तो पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसी परमिशन को बोलते हैं कॉपी करने का राइट। मतलब मुझे कॉपी राइट लेना पड़ेगा ना, कॉपी करने का राइट लेना पड़ेगा। और अगर आपको कोई कॉपीराइट देगा तो बदले में वो रेम्यूनरेशन चाहेगा। नहीं, तो कॉपीराइट अगर मैं लेता हूं, कॉपी करने का राइट अगर लेता हूं, तो ऑफ कोर्स मुझे उससे कुछ बेनिफिट होगा ना। मैं उनकी बुक छाप के बेचूंगा, मार्केट में लोग पहले ही जानते हैं, तो मुझे फायदा होगा। तो मुझे उस फायदे में से कुछ फायदा उनको देना पड़ेगा। तो मैं जो उनको रेम्यूनरेशन या फिर जो उनको मैं कंपनसेशन कहूं, या फिर जो भी उनको मैं कंसिडरेशन दूंगा, उसी को बोलते हैं रॉयल्टी।
तो अगर मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर ऑथर की बुक्स को कॉपी करना चाहता हूं तो कॉपीराइट लेना पड़ेगा, मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी, और उस परमिशन के बदले में वो भी मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, और जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे उसी को रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक, तो अब मान लीजिए मैंने 1000 किताबें बेची तो मुझे 1000 किताबों की रॉयल्टी देनी पड़ेगी, 2000 किताबें बेचूंगा तो 2000 किताबों की रॉयल्टी देनी पड़ेगी, 4000 बेचूंगा तो उसके हिसाब से रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो रॉयल्टी बेसिकली जो है वो कहीं ना कहीं एक वेरिएबल कॉस्ट ही है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक मेजर एग्जांपल जो है वो रॉयल्टी का आ सकता है। हालांकि इस पर भी ना बड़े मतभेद हैं, लेकिन मैं अभी ना यहां पर ऊपर ऊपर से ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अगर मैं ये कॉस्ट शीट टॉपिक पढ़ा रहा होता या ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट करके एक चैप्टर होता है जहां पर हम कॉस्ट को बहुत डिटेल में समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में, वहां पढ़ा रहा होता, फिर मैं इसमें बड़े किंतु परंतु लगाता कि देखो ऐसे होगा तो इसको ऐसे क्लासिफाई करना है, वैसे होगा तो वैसे क्लासिफाई करना है। बट अभी फिलहाल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉयल्टी एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। ये तीनों के तीनों ही एग्जाम्पल वेरिएबल है। क्यों? सेल ज्यादा होगा तो ये खर्चे बढ़ जाएंगे, सेल घटेगा तो ये खर्चे घट जाएंगे। उसके बाद आता है ओवरहेड्स। अच्छा, ये ओवरहेड्स को शायद मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था। इस ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स को लेकर हमें आगे चल के बड़ी विस्तार में बात करनी है। हम आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। वो समझाने से पहले पहले मुझे आपको कॉस्ट को लेकर कई सारी बातें बतानी पड़ेंगी। तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ओवरहेड्स क्या होते हैं। ये सारी बातें हमें वहां पर अच्छे से डिस्कस करनी है। बट फिलहाल के लिए अभी आप ओवरहेड्स को क्या दिमाग में रखें कि ये खर्चे ही होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। डायरेक्ट खर्चे वो होते हैं जो हम प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं जिनका प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। ठीक, चलिए, तो यहां पर आप वेरिएबल ओवरहेड्स के आगे पहले लिखिएगा। ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल ओवरहेड्स को हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात यहां पर हो रही है। ठीक, वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आप एग्जांपल लिख लीजिएगा। सेल्समैन कमीशन। ठीक है, अब देखिए आपने अक्सर देखा होगा जब आप किसी कपड़े के शोरूम में जाते हैं तो वहां पर कई सारे सेल्समैन होते हैं और वो बड़े इंटरेस्टेड दिखते हैं आपको कपड़े दिखाने में। ठीक है, अब ऐसा जनरली क्यों होता है कि जो भी उस शोरूम का मालिक होगा ना, उसने अपने सेल्समैन को बोल रखा होगा भाई तुम जितने रुपए के कपड़े बिकवाओगे 5% कमीशन तुम्हारा बंधा हुआ है, ताकि उनका भी मन लगा रहे। कोई कस्टमर आए, अगर मान लो मैं उनको फिक्स सैलरी बेसिस पे रखूंगा तो उनको पता है यार फिक्स सैलरी मिलनी है, दिखाओ ना दिखाओ एक ही बात है। लेकिन जहां मैंने उनका परसेंटेज जोड़ दिया वैल्यू वाइज कि भाई तुम जितने रुपए के कपड़े बिकवाओगे हम उस पर आपको 5% का कमीशन देंगे, तो जो जो भी उस दुकानदार, जो भी उस शोरूम के सेल्समैन होंगे वो बड़े मन लगा के कपड़े दिखाएंगे आपको। नहीं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप कुछ ना कुछ तो ले ही जाओ, क्योंकि उनको उस पर इंसेंटिव मिलने वाला है। तो अगर हमने ऐसे कमीशन देने की सोची हुई है अपने सेल्समैन को, तो ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा कमीशन पे करना पड़ेगा, कम सेल होगी तो कम पे करना पड़ेगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, वेरिएबल खर्चों का। मैंने आपसे कहा मैं अभी आपको मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं, कुछ एक दो क्वेश्चंस करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये नोट लिखवाया है। मैं अभी कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस तरीके से वो बिहेव करता है, उसमें क्या क्या बातें, क्या क्या माइन्यूट पॉइंट्स हैं, वो मैं अभी इस टॉपिक में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि उसका डिस्कशन सेपरेट है। ठीक है, फिलहाल के लिए अब आपको क्या दिमाग में रखना है कि इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है और वेरिएबल ओवरहेड्स, ओवरहेड्स क्या के तो वेरिएबल वो खुद ही लगा देगा, अगर ऐसे दे रखा है तो हमें इन सबको मिला के जो अमाउंट आएगा उसी को वेरिएबल कॉस्ट मानना है। मैंने फिर भी आपसे बोला कि 99% चांसेस यही हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन में वो वेरिएबल कॉस्ट हमें खुद ही टोटल करके बताएगा। लेकिन अगर कुछ एक आध क्वेश्चन में ऐसे अलग अलग करके बताया है तो कोई बात नहीं, हम उन सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के खुद से निकाल लेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये नोट नंबर 1 मेरे ख्याल से क्लियर होगा, वो मैंने आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ बता दिया। अब आप लिखिएगा नोट नंबर 2। ट्रेड डिस्काउंट is not recorded in books if percentage of trade discount
is given in question, comma, then consider net selling price, then consider net selling price. और ये नेट सेलिंग प्राइस कैसे आता है? नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस सेलिंग प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। इसको नोट करो, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूं। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का जो डिफरेंस है वो हो सकता है आपने स्कूल लेवल पर, मतलब 11th-12th में भी देखा हो। मैं यहां पर बड़े ही आसान से शब्दों में कुछ एग्जांपल लेकर आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में एक डिफरेंस एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले देखिए, आपने अगर अपने घर के आसपास अगर किसी केमिस्ट की शॉप पर जाएंगे तो वो आपको पता है कि एक परसेंटेज डिस्काउंट देते हैं। जैसे मेरे घर के पास जो केमिस्ट की शॉप है वो 15% का एक फ्लैट डिस्काउंट देते हैं। मान लो मैंने कोई दवाई ली जिस पर एमआरपी 100 रुपए का लिखा था, तो 100 रुपए का 15% मतलब 15 रुपए लेस करके वो मुझे 85 की दे देता है। अगर 200 रुपए का एमआरपी लिखा है तो 200 का 15% मतलब 30 रुपीज लेस करके 170 की दे देता है। और ऐसा नहीं कि ये डिस्काउंट सिर्फ मुझे ही दे रहा है, वो हम कोई भी उसके बाद दुकान पे कस्टमर आता है कोई वो 15% का डिस्काउंट देता है। इवन मैं अपने घर से खुद जाऊं या किसी छोटे बच्चे को भेज दूं या किसी बड़े बूढ़े को भेज दूं, सबको ही 15% का डिस्काउंट देता है। मतलब ये 15% का डिस्काउंट लेने के लिए कोई नेगोशिएशन नहीं करना पड़ता, उसे कोई बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती। ये डिस्काउंट सबके लिए है। ऐसा डिस्काउंट जो सबको दिया जाए, ऐसे डिस्काउंट को हम जनरली क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अच्छा, ऐसे ही और भी एग्जांपल हो सकते हैं। मान लो आपको कोई बुक खरीदनी है, आपके घर के पास एक बुक स्टोर है और वो बुक स्टोर जो है वो भी मान लो किताबों पे 20% डिस्काउंट दे देता है। तो आपने कोई किताब खरीदी जिसपे मान लो 1000 रुपए का 1000 का एमआरपी था, तो 20% मतलब 200 रुपए लेस करके वो किताब वो आपको कितने की दे देगा? 800 की दे देगा। 500 रुपए की किताब वो 400 रुपए में दे देगा। मतलब वो भी 20% का एक फ्लैट डिस्काउंट सबको दे रहा है। आप जाओ, आपका कोई फ्रेंड जाए या कोई और भी आए, वो सबको 20% का डिस्काउंट दे देता है। तो ऐसा डिस्काउंट जो सबको दिया जा रहा है, ऐसे डिस्काउंट को पहले तो हम क्या समझते हैं? ये एक ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट ना सही मायनों में देखोगे ना तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, एक मार्केटिंग गिमिक है। मतलब ये कोई सच में कोई फेवर नहीं हो रहा हमारे ऊपर, बस ये दिखाया जा रहा है कि जैसे हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। सोचो ना, अगर मान लो जो बुक स्टोर वाला है, अगर मान लो वो एक किताब आपको जो अभी 1000 रुपए की एमआरपी पे आपको 800 रुपए की देता है, तो आपको एक खुशी होती है अंदर से, अरे बताओ यार, इसने तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, एक बड़ा फेवर कर दिया, डिस्काउंट दे दिया 200 रुपए का। लेकिन अगर वही किताब वो 800 रुपए लिख के आपको 800 रुपए की बेचेगा तो आपको लगेगा अरे इसने धोखा हो गया हमारे साथ, पता नहीं लूट लिया इसने हमें, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, बताओ 800 रुपए की लिखी 800 रुपए की दे दी। मतलब अगर वो सेम प्राइस लिख के आपको सेम प्राइस पे दे देगा तो आपको लगेगा कि आपके साथ जैसे धोखा सा हो गया। तो वो नहीं चाहते कि आपको किसी भी बात पे आप ऑफेंड हो, वो चाहते हैं कि कस्टमर जो आए वो खुश होके जाए हमारे यहां से। तो किताब वाले को पहले से ही पता है कि यार ये किताब 800 की ही बेचनी है, लेकिन 800 रुपए की लिख के 800 रुपए की बेचेंगे तो सामने वाला जो है बुरा मान जाएगा, ऑफेंड हो जाएगा। लेकिन 1000 रुपए की लिख के 800 की बेचेंगे तो वो तो हमारा गुणगान गाएगा, बाहर बताओ 20% का डिस्काउंट दे दिया, कितना भला इंसान है। कहने का मतलब ये कि जो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं वो कस्टमर्स को ना एक फील गुड फैक्टर देने के लिए कहीं ना कहीं दिए जाते हैं। ये काम ऐसे भी हो सकता है, जैसे वो दवाई वाली बात थी, दवाई वो 85 रुपए 85 रुपीज की ही थी, पर 100 रुपए की लिख के 85 की दी तो मुझे खुशी हुई, लेकिन 85 की लिख के 85 की देगा तो लगेगा धोखा हो गया। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही बेसिकली होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब हम कह रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना वो रिकॉर्ड नहीं करते। अब रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? अरे दिखावे वाला डिस्काउंट था, असल में देखा जाए वो डिस्काउंट था ही नहीं, वो किताब थी ही 800 रुपए की। जो बुक बेचने वाला है उसको पता है भाई ये थी 800 रुपए की, बस सामने वाले के लिए 1000 रुपए का लिख के 800 की दोगे तो उसको खुशी होगी। 200 रुपए का डिस्काउंट तो उसको देना ही देना है ना, चाहे कोई भी जाए। ऐसा थोड़ी कि आपके लिए स्पेशल फेवर दिया है उसने ना, सबको दे रहा है वो डिस्काउंट। इसका मतलब ये कि वो जो डिस्काउंट 200 रुपए का है वो अपनी किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। मान लो उसने 1000 रुपए की जो एमआरपी थी आपको दी, उसने किताब 800 रुपए में, तो वो अपनी किताबों में जो जर्नल एंट्री पास करेगा ना वो 800 में ही रिकॉर्ड करेगा।
वो अपनी बुक्स में सेल्स नेट सेलिंग प्राइस मतलब 800 रुपए ही दिखाएगा, वो 1000 दिखाएगा ही नहीं। हाँ, भले ही वो जो आपके लिए बिल काट के देगा उसमें हो सकता है आपको दिखाने के लिए देखो तुम्हें डिस्काउंट दिया है, बिल पर डिस्काउंट दिखा दे, लेकिन जो वो अपने बुक्स में रिकॉर्डिंग करेगा वो नेट सेलिंग प्राइस मतलब 800 पे ही करेगा। ऐसे ही वो केमिस्ट की शॉप वाला जिसने मुझे 100 रुपए की एमआरपी वाली दवाई 85 में थी, तो वो अपनी किताबों में रिकॉर्डिंग 100 में नहीं करेगा, वो अपनी किताबों में रिकॉर्डिंग किस पे करेगा, 85 पे करेगा, जो नेट सेलिंग प्राइस उसने मुझसे लिया है। क्योंकि उसे पता है यार ये 15 रुपए का डिस्काउंट है थोड़ी, ये तो दिखावा ही था, असल प्राइस तो उसका था ही 85 रुपीज। वो तो बस मुझे एक फील गुड फैक्टर देने के लिए उसने 85 की दवाई दी है। तो वो अपनी किताबों में रिकॉर्डिंग कितने की करेगा, नेट सेलिंग प्राइस मतलब 85 की, मतलब डिस्काउंट वो अपनी बुक्स में जर्नल के थ्रू पास नहीं करेगा। हाँ, जो आपके हाथ में वो एक बिल की समरी देगा, एक इनवॉइस आपको देगा, उसमें हो सकता है आपको दिखाने के लिए वो डिस्काउंट जरूर लिख दे वहां पर, लेकिन जो वो अपने बुक्स में रिकॉर्डिंग करेगा, वो जो जर्नल एंट्री पास करेगा, वो नेट सेलिंग प्राइस से ही करेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो एक दिखावे वाला ही डिस्काउंट है, और क्योंकि ये दिखावे वाला डिस्काउंट है इसलिए हम इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। तो हमारे लिए फिर मैटर क्या करता है, नेट सेलिंग प्राइस की ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद हमने फाइनली कितने का बेचा है वो हमारे लिए मैटर करता है, हमें वही कंसीडर करना है, वही हमारे लिए रियल सेलिंग प्राइस है, मतलब ये नेट सेलिंग प्राइस है। जो मैंने दवाई वाला एग्जांपल दिया, दवाई पे एमआरपी 100 रुपए का लिखा था पर बेची कितने की, 85 की ना, तो 85 ही प्राइस हमें अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। वो जो बुक्स वाला एग्जांपल दिया, 1000 रुपए एमआरपी लिखा था पर बेची तो 800 रुपए की ना, तो 800 रुपए मतलब वो जो नेट सेलिंग प्राइस है वही हमारे लिए रिलेवेंट सेलिंग प्राइस है। तो नेट सेलिंग प्राइस हमें कंसीडर करना है, और ये कैसे आएगा, जो भी ग्रॉस सेलिंग प्राइस या एमआरपी होगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके। अब अगला सवाल दिमाग में आएगा, सर फिर वो कैश डिस्काउंट क्या होता था। देखो कैश डिस्काउंट ना, जैसे ट्रेड डिस्काउंट तो हमने सबको दिया, जो भी कस्टमर आया सबको दे दिया हमने, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है वो सबको नहीं दिया जाता था, वो हम सिर्फ उन्हीं डेटर्स को देते थे जो हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट, अर्ली पेमेंट कर जाते थे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने 4 डेटर्स को, अपने 4 कस्टमर्स को 1-1 लाख रुपए की सेल करी और सबको ही 2 महीने का उधार दिया। 4 कस्टमर से चारों को 1-1 लाख रुपए की सेल करी और चारों को 2 महीने का उधार दिया। अब भाई मैं 2 महीने से पहले तो उनसे पैसे डिमांड ही नहीं कर सकता, वो 2 महीने बाद अपने आप देके जाएंगे क्योंकि 2 महीने का उधार मैंने दिया है। लेकिन मान लो उनमें से एक कस्टमर आ जाता है मेरे पास, कहता है यार मेरे बैंक में बड़े पैसे रखे हैं, मुझसे तुम आज ही ले लो। लेकिन वो आज मुझे एक शर्त पे देगा, वो कहेगा यार देखो मैं 2 महीने पहले ही तुमको दे रहा हूं, मैं चाहूं तो ये पैसे अपने बैंक में रखूंगा तो मुझे 2 महीने का ब्याज मिलेगा, लेकिन मैं 2 महीने पहले ही अपने पैसों को त्याग करके आपको दे रहा हूं, तो जो 2 महीने का ब्याज का नुकसान मुझे होगा उतना तो मुझे डिस्काउंट दे दो। मतलब क्योंकि सामने वाला मुझे 2 महीने पहले पेमेंट कर रहा है, तो वो जो 2 महीने पहले पेमेंट करेगा तो वो कहीं ना अपने इंटरेस्ट का नुकसान कर रहा है, तो बस मुझे उसके ही बराबर एक डिस्काउंट देना होता है जिसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये कैश डिस्काउंट क्या मैंने सबको दिया? नहीं, सिर्फ उसी इंसान को दिया जो मुझे अर्ली पेमेंट कर रहा है, जो टाइम से पहले पेमेंट कर रहा है। क्योंकि उसने टाइम से पहले पेमेंट कर दी, अगर वो चाहे तो 2 महीने बाद भी दे, मैं कुछ कह थोड़ी सकता हूं उसको, क्योंकि 2 महीने का उधार तो मैंने दिया है। लेकिन वो मुझे प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा है, और प्रॉम्प्ट पेमेंट अगर वो मुझे करेगा तो मुझे ऑफकोर्स वो मोटिवेट तो तभी होगा ना जब मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। अगर मान लो मैं उसको कोई डिस्काउंट ना दूं तो वो कहेगा ठीक है फिर मेरे बैंक में ही पड़े रहे, कम से कम मुझे 2 महीने का ब्याज तो मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट जो है वो ट्रेड डिस्काउंट की तरह सबको नहीं दिया जाता, ये सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाता है जो हमें अर्ली पेमेंट कर देते हैं। अब 3 डेटर कहते हैं ठीक है यार कोई बात नहीं, 2 महीने बाद पूरे ले लेना, अभी नहीं दे रहे, बीच में हमें भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, या हो सकता है उनके पास सही में जेन्युइनली अभी कैश अभी हो ही ना, ठीक है ना। तो कैश डिस्काउंट बेसिकली अर्ली पेमेंट के लिए देते हैं। फिलहाल यहां पर कैश डिस्काउंट का जिक्र नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिखे तो आपको वो जो है ये ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड नहीं होता, हमारे लिए नेट सेलिंग प्राइस ही मेनली मैटर करता है। तो आइए अब हम ऐसा करते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के नीचे ना इसमें भी सोर्स लिखना रह गया, ये भी सीएस का ही एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, तो आप चाहो ना तो इसके ब्रैकेट में ऐसे मेंशन कर दो, आप भी बुक में लिख लो एग्जाम क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स हमारे एग्जाम में रिपीट हो सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हमारी बुक में एक और है, क्वेश्चन नंबर 22। आप देखोगे 21 और 22 की इंफॉर्मेशन बिल्कुल मिलती जुलती है, बस थोड़े बहुत फिगर्स अलग हैं लेकिन इंफॉर्मेशन बिल्कुल मिलती जुलती है। और ये क्वेश्चन जो है हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का है, और इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही चुका हूं, एज इट इज कॉपी पेस्ट एग्जाम में होते ही हैं। तो 21 आ जाए 22 आ जाए, जैसे किस्मत देखा जाएगा, हम तो दोनों ही करके जाएंगे ऑफ कोर्स। तो अभी फिलहाल हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। आइए जरा पहले इसको रीड कर लेते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट
एंड नेट सेल्स वैल्यू एट दैट पॉइंट। पहले मुझे ये बताइए, इस लाइन को पढ़ के आपको क्या लगता है, इसने हमसे क्या मांगा है? पहले बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, और उसके बाद बोल रहा है कि इस पॉइंट पर ही नेट सेल वैल्यू भी निकालिए। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको लगता नहीं वो कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालो और ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकालो। जब वो बोलता है नेट सेल्स वैल्यू, वैल्यू की बात करता है, इसका मतलब वो रुपीस में बात कर रहा है। भाई जब उसने एक बार ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस बोल दिया तो इसका मतलब ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट किस में मांग रहा होगा? यूनिट्स में ही। मतलब इस पहली लाइन को समझ में आता है पढ़ के कि वो हमसे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में और रुपीस में दोनों ही मांग रहा है। अब यहां पर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहली इंफॉर्मेशन हमें बोल रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट के 4 एग्जांपल लिखवाए। कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड्स। इस चैप्टर के लिए बस यही 4 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ये 4 एग्जाम्पल अगर अलग अलग दे रखे हैं तो ध्यान रखना हमें इन सबको जोड़ के ही वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड ओवरहेड्स के आगे तो भाई फिक्स लिखा है तो ये तो वेरिएबल नहीं हो सकती। उसके बाद ये तो फिर हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, फिर हमें एक ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है, फिर हमें एक वेरिएबल ओवरहेड्स भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी यहां पर वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब हमारे पास यहां पर तीन वेरिएबल कॉस्ट है। पहली कौन सी है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। दूसरी कौन सी है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और तीसरी कौन सी है? वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स भी हमारे लिए एक वेरिएबल कॉस्ट ही होता है। आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 21। हमें इस क्वेश्चन में एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितने रुपए का दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है 25 रुपीज का। 25 रुपीज का एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लेकिन कहा गया है कि भाई हम ना ट्रेड डिस्काउंट भी देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बताया परसेंटेज में है। ये मतलब ये 4 रुपए नहीं है, ध्यान रखना 4% है। ये क्या है? परसेंटेज में है। कई बच्चे गलती से 4 रुपए करके 25 - 4 21 रुपए कर देते ना 4% है। तो 25 रुपए का 4% होता है 1 रुपया। इसका मतलब हम 4% का ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, तो सभी को देते होंगे। तो इस 25 रुपए में से अगर मैं ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दूंगा, सेलिंग प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमारा नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 25 का 4% होता है 1 रुपी। 24 नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब ना ये देखो देख भाई हमारे ही नोट्स हैं, हमें ही रेफर करने रिवीजन के टाइम पे, तो हम अपने हिसाब से नोटिंग कर सकते हैं ना। तो आप ना हमारे बाद में काम आए, बाद में हमें याद आ जाए कि सर ने क्या बताया था, तो आप ब्रैकेट में लिखो, इस 25 रुपए के ब्रैकेट में लिखना कि ये जो 25 रुपए है ना ये एक दिखावा है। सिर्फ सामने वाले को बताया गया है भी देख 25 रुपए का एमआरपी, हम तुम्हें 1 रुपए का एहसान दे रहे हैं, हमने तुम्हें 24 रुपए में दिया है। ये सच्चाई तो 24 रुपए ही है। सच्चाई क्या है? 24 रुपए है। अब ध्यान रखें आगे के सारे पर्पसेस के लिए अब आपको सेलिंग प्राइस जो दिमाग में रखना है वो कितना रखना है? 24। अब 25 आपके दिमाग में आने नहीं चाहिए। 25 प्राइस है ही नहीं, सिर्फ दिखावा था वो, तो एमआरपी है बस। असल में बेचना तो हमें कितने रुपए का है? 24 रुपए का बेचना है। अभी अभी हमने नोट लिखा कि हमें नेट सेलिंग प्राइस ही कंसीडर करना है। तो हमारे लिए ध्यान रखें अब 25 कोई प्राइस है ही नहीं, 25 दिमाग से निकाल दो। अब आपके दिमाग में जो प्राइस रहना चाहिए, जो हर एक कैलकुलेशन में हम यूज करेंगे, वो कौन से वाला प्राइस यूज करेंगे? नेट सेलिंग प्राइस। मतलब हमारे लिए जो प्राइस अब मैटर करेगा वो 24 रुपए मैटर करेगा। क्या बात समझ में आती है? हाँ सर। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद सेलिंग प्राइस में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। अब लेकिन सर वेरिएबल कॉस्ट तो यहां पर कई सारी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली वेरिएबल कॉस्ट हमारी यहां पर है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल 1 यूनिट पर कितने रुपए का लगता है? 8 रुपए का लगता है, तो हमारी ये 8 रुपए। ठीक है। अगली वेरिएबल कॉस्ट हमारी है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितने की है? 5 रुपए की है ना, ये लिखा ना डायरेक्ट लेबर 5 रुपए की है। वेरिएबल ओवरहेड्स ना उसने डायरेक्ट लेबर के साथ कनेक्ट कर दी है। वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए लिखता है 60% ऑन द डायरेक्ट लेबर।
इसका मतलब जितना भी डायरेक्ट लेबर का खर्चा है उसका 60% वेरिएबल ओवरहेड लगता है, तो 5 रुपए का 60% निकालोगे तो 3 रुपए आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो तीसरी यहां पर वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड्स, हम वो भी लिख देते हैं यहां पर 5 का 60%, 3 रुपीज। तो 8 और 5 13 और 3 हमारी वेरिएबल कॉस्ट हर एक यूनिट पर 16 रुपए की लगती है। इसका मतलब हमारा एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितने रुपए हुआ? 8 रुपीज। आप मुझे बता सकते हैं कि हम एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन क्यों निकालना चाह रहे हैं? सर क्योंकि हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है, और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होगा। तो यहां देख रहे हो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए भी मेहनत करनी पड़ी। सेलिंग प्राइस भी सीधे सीधे नहीं दे रखा था, 25 रुपए कह रहा है तो ग्रॉस सेलिंग प्राइस है, 4% का कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो सच्चा सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, 24 रुपए आया। और वेरिएबल कॉस्ट भी उसने सीधे सीधे 16 रुपए की नहीं बताई, उसने घुमा के बताया, डायरेक्ट मटेरियल अलग बताया, डायरेक्ट लेबर अलग बताया, वेरिएबल ओवरहेड अलग बताया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखा तो फिर मानेंगे जीरो ही होगा, हम भाई हमारा ही प्रोडक्ट होगा, हम रॉयल्टी मान लो मैं अपनी ही बुक छपवाना चाहता हूं तो फिर रॉयल्टी किसको दूंगा? मेरी खुद की बुक है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है यहां पर। तो ये तीन खर्चे मिला के हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ गया। तो इस बार हमने वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी मेहनत करी और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए भी मेहनत करी, और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितने रुपए का आया? हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 8 रुपए का आया। अब हमें यहां पर जो कैलकुलेशन करनी है वो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या कंप्यूट करना है? हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है। तो आइए जरा फर्स्ट पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अच्छा, हमें ये कैसे पता कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स से निकालना है? क्योंकि यहां तो उसने सिंपली बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो सर, लेकिन आगे देखो ना, उसने लिखा है एंड नेट सेल वैल्यू एट दैट पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट की नेट सेल वैल्यू के लिए बोल रहा है। तो जो पहली बार बोला होगा ऑफ कोर्स वो यूनिट्स के लिए बोला होगा। भाई ब्रेक इवन पॉइंट कहीं ना कहीं दो बार निकालने के लिए बोल रहा है, एक बार कह रहा है नेट सेल वैल्यू निकालो मतलब रुपीस में निकालो, तो जो पहली बार बोला होगा वो किसके लिए बोला होगा? ऑफ कोर्स यूनिट्स के लिए ही बोला होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमारी फिक्स कॉस्ट जो है इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है 24,000 रुपए की है, 24,000 की फिक्स कॉस्ट है। तो 24,000 को 8 से डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो कितना आता है? 24,000 डिवाइडेड बाय 8, सर ये आ रहा है 3,000। 3,000 यूनिट्स का हमारा क्या निकल आया? ब्रेक इवन पॉइंट निकल आया। अब हमें कहता है कि हमें इसी पॉइंट पर, जो हमने अभी ये पॉइंट निकाला है, इसी पॉइंट पर नेट सेल वैल्यू निकालनी है। कह रहा है नेट सेल्स वैल्यू निकाल दीजिए एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो इनडायरेक्टली वो हमें क्या कंप्यूट करने के लिए कह रहा है? इनडायरेक्टली हमें कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकालो। अच्छा, रुपीस में कैसे निकालोगे? सर फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशो से डिवाइड करना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशो से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, पीवी रेशो कैसे आती है भाई? सर पीवी रेशो निकालने का तरीका है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। हमारा कंट्रीब्यूशन है 8। ध्यान रखें, सेलिंग प्राइस आपको फिर से बोल रहा हूं, नेट सेलिंग प्राइस ही दिमाग में रखना है। अब आपके लिए ये 25 रुपए का सेलिंग प्राइस मैटर ही नहीं करता। हमारे लिए जो मैटर करता है वो कौन सा मैटर करता है? 25। ये काट पीट आप मत करना, आपको तो अपने प्यारे प्यारे नोट्स बनाने हैं। हमारे लिए क्या मैटर करता है? हमारे लिए ये 24 रुपए मैटर करता है। तो इसका मतलब हम यहां पर 8 डिवाइडेड बाय 24 लिखेंगे। तो ये तो 1/3 हो गया। अब आप अगर चाहें तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे तो 33.33% आएगा। और मैंने आपको ये बात शायद पिछली क्लास में भी बताई थी कि अगर डेसिमल में आ रहा है तो छोड़ दो ना, यहां हमसे पीवी रेशियो मांगा थोड़ी है, हम अपने लिए ही तो निकाल रहे हैं। 1/3 छोड़ दो, क्या दिक्कत है? इसने हमसे कहीं पे बोला है पीवी रेशियो निकालो? नहीं, हम अपने लिए ही कंप्यूट कर रहे हैं, तो हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी रखें, ये हमारे लिए ही तो वर्किंग है, हमें तो काम आएगा ना अभी ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस निकालने के लिए। तो 1/3 भी छोड़ सकते हो। और अगर आपको लगे, थोड़ा वहम लगे कि नहीं सर 1/3 कैसे छोड़ दें, तो आप 33.33% लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहां पर फिलहाल 1/3 लिख देता हूं। चलो पीवी रेशियो आ गया, अब अपना ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस के फॉर्मूला में पुट कर लो। फिक्स कॉस्ट हमारी है 24,000, डिवाइड कर देंगे 1/3 से। और ये बात मैंने आपको बताया था, जब
डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में कुछ हो तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 24,000 ऊपर, ये 3 यहां पर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज कितना निकल आएगा, 72,000 रुपीज। ठीक है जी। तो हमने यूनिट्स में कितना निकाला, 3,000 यूनिट्स, और रुपीज में कितना निकाला, 72,000। अच्छा वैसे ही अब तो आप मेरे ख्याल से एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ गई है। क्या हम ये ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज क्या ऐसे भी कंप्यूट कर सकते थे? कैसे भी? आपने ऊपर अभी अभी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना निकाला है? सर हमने निकाला है 3,000 यूनिट्स। नहीं, आपको कहीं ना कहीं इसी पॉइंट की सेल सेल वैल्यू निकालनी है, नेट सेल वैल्यू निकालनी है। 3,000 यूनिट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, हर एक यूनिट हमारा कितने रुपए का बिकता है, 24 रुपए का, 25 नहीं 24 रुपए का। तो 3,000 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी तो 72,000 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे आप, नहीं? चले जी आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए। अब ना हमें देखो यहां पर लास्ट में एक लाइन और लिख दी, दो बातें तो उसने पूछ ली, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस हमने निकाल के बता दिया। अब लास्ट में हमें एक लाइन और लिख के कहता है कि मान लो अगर हमारी सेल 15% एंड 20% अबव द ब्रेक इवन हो तो डिटरमिन करके बताइए हमारे नेट प्रॉफिट्स क्या होंगे। मतलब कह रहा है जो भी हमारा ब्रेक इवन का वॉल्यूम है, अगर हम उससे 15% ज्यादा या 20% ज्यादा, मतलब दो पार्ट्स हैं इसमें, कि अगर हम ब्रेक इवन से 15% ज्यादा पे काम करें या ब्रेक इवन से 20% ज्यादा पे काम करें तो हमारे नेट प्रॉफिट्स क्या होने वाले हैं। तो देखा जाए इस आखिरी लाइन में भी हमें दो पॉइंट्स कंप्यूट करने हैं, तो थर्ड और फोर्थ पार्ट हम एक और दे देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आइए जरा। थर्ड पार्ट, इफ सेल्स कितना बोला है, 15%, 15% above break even point। चलिए बताइए, अगर हम 15% ज्यादा सेल करेंगे तो हमारी नई सेल कितनी होगी? सर हमारी अभी सेल ब्रेक इवन पर हमारी सेल होती है 72,000, 15% ज्यादा मतलब 72,000 का 15% और एक्स्ट्रा होगा, तो जरा बताओगे 72,000 का 15% कितना निकल के आएगा? सर 72,000 का 15% निकल के आ रहा है 10,800। इसका मतलब ये 72,000 प्लस 10,800 अगर हम करते हैं तो हमारी नई सेल 82,800 होगी। हमारी नई सेल कितनी होगी? 82,800। पहले ये क्लियर है? कह रहा है जितनी भी हमारी ब्रेक इवन पर सेल होती है, अगर हम 15% ज्यादा सेल करें तो हमें प्रॉफिट बताना है कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा। 15% ज्यादा अगर सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, ब्रेक इवन पर हमारी सेल कितने की हो रही है? 72,000 की हो रही है। ब्रेक इवन पर हमारी सेल कितने की हो रही है? 72,000 की हो रही है। 72,000 का 15% निकालोगे तो 10,800 आएगा, तो 72 में 10,800 जोड़ दोगे तो 82,800 की हमारी नई सेल होगी। अब हमें प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करके। आपके पास सेल्स है, आपके पास पीवी रेशो है, तो सेल और पीवी रेशो को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दोगे आप? कंट्रीब्यूशन। भाई आप मुझे बताइए, क्या अब आप कंट्रीब्यूशन कंप्यूट नहीं कर सकते क्या? हाँ सर कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन कंप्यूट। बताओ भाई कैसे करोगे कंट्रीब्यूशन कंप्यूट? सर 82,800 को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/3 है ना? मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये सेल्स है और ये पीवी है, तो सेल्स को पीवी से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन आता है, तो ये आ रहा है 1/3 करके, और 27,600 आ रहा है। एक बार चेक करना जरा, आपका भी यही आ रहा है क्या? 27,600 आ रहा है। इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो। फिक्स कॉस्ट हमारी 24,000 की है,
इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3600 का। चलिए ये हमारा एक थर्ड पार्ट हो गया कि अगर हमारी सेल 15% ज्यादा होती है तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 3600। लेकिन उसने पूछा है कि अगर मान लो 20% ज्यादा हो तब हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तो एक फोर्थ पार्ट हमें और भी कंप्यूट करना पड़ेगा यहां पर। आइए जरा फोर्थ पार्ट। इफ सेल्स इज 20% above break even point, चलिए बताइए हमारी न्यू सेल्स कितनी होगी उस केस में। सर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 72,000 का, तो 20% अगर हम एक्स्ट्रा सेल करेंगे तो जरा बताइए हमारी सेल कितनी हो जाएगी। या तो आप सीधा भी 72,000 का 120% भी निकाल सकते हो, और या फिर पहले 72,000 का 20% निकाल दो जो कि 14,400 आएगा, और 72,000 उसमें जोड़ दो तो ये नई सेल आ जाएगी हमारी 86,400 की, है ना। अब सेल्स के ऊपर अगर हम पीवी रेशियो अप्लाई करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। अब ये बात तो मैं कई बार बता चुका हूं आपको। तो हमारी सेल है 86,400 की, पीवी रेशियो हमारी है 1/3। तो 86,400 का 1/3 अगर हम करते हैं तो 28,800 आता है, 28,800 आता है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन इस केस में 28,800 होगा, और हमारी फिक्स कॉस्ट है 24,000 की। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा, बताइए जी कितना आ रहा है ये। सिर्फ ये प्रॉफिट आ रहा है 4800। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या नया सीखा। देखो सबसे पहले तो हमने यहां पर देखा कि भी जो सेलिंग प्राइस हमें यहां दे रखा था 25 रुपीज का, वो एक फेक सेलिंग प्राइस था, दिखावे वाला सेलिंग प्राइस था। हमें जो सेलिंग प्राइस सही में कंसिडर करना है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आ रहा है वो कंसिडर करना है। तो 24 रुपए हमारे लिए यहां पर एक रियल सेलिंग प्राइस था। फिर हमें वेरिएबल कॉस्ट भी यहां पर सीधे सीधे नहीं दे रखी थी, उसने मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड अलग अलग करके दिया था, तो हमने उसको जोड़कर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली। फिर हमने कंट्रीब्यूशन निकाल दिया। अब उसने पहली लाइन में भी इनडायरेक्टली बात करी, पहले बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए और इस पर नेट सेल वैल्यू निकालिए, इस पॉइंट पर नेट सेल वैल्यू निकालिए। नेट सेल वैल्यू मतलब इस पॉइंट पर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस बोल रहा है, और पहले सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट बोला तो ऑफकोर्स वो यूनिट्स की बात कर रहा होगा, तो यूनिट्स में निकाला, रुपीस में निकाला। फिर उसने आखिरी लाइन में फिर दो पॉइंट और डाल दिए, कह रहा अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट से 15% और 20% अगर ज्यादा सेल करते हैं तो हमारे नेट प्रॉफिट्स क्या होंगे। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे प्रॉफिट निकल आते हैं। तो हमने पहले देखा कि अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारी सेल 72,000 की होती है, 15% निकाल के उसमें जोड़ दिया, नई सेल आ गई, जो सेल आई इस पर पीवी रेशियो अप्लाई किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट माइनस किया, प्रॉफिट आ गया। फिर ऐसे ही 20% के केस में भी कर दिया। अब ये क्वेश्चन जो है ना, थर्ड और फोर्थ पार्ट खासकर, ये अगर चाहते तो आप एक और तरीके से भी हो सकता था। मैं वर्बली बता देता हूं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बहुत कुछ है, तो मैं एक बार वर्बली बता देता हूं कि अगर आप चाहते तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। वो तरीका क्या है, देखो हमें ना यहां पर ये पता है कि हमारे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कितने हैं, 3000, ये हमने निकाले थे 3000, है ना। अगर मैं ये कहूं कि हम अगर 15% ज्यादा सेल कर रहे हैं तो 3000 यूनिट्स अगर हम ब्रेक इवन पर बेचते हैं तो 15% मतलब 450 यूनिट्स। एक बार कैलकुलेट करो, 3000 का 15% 450 आएगा, आप चेक करना। इसका मतलब 15% अगर हम ज्यादा अगर हम करते हैं सेल, तो इस पॉइंट पर हमारी यूनिट्स में सेल कितनी हो रही होगी, यूनिट्स में सेल हो रही होगी 3450 यूनिट्स। क्या मुझे बताओ ये बात समझ में आती है? हाँ। अच्छा, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, 8 रुपए। तो 3450 को 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 27,600 ही आएगा। और फिर 27 मतलब फिर कंट्रीब्यूशन ऐसे भी निकल सकता था, 27,600 में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते आ जाता प्रॉफिट। ऐसे ही यहां पर कितना है, 20% ज्यादा। अच्छा, 3000 का 20% कितना होता है, 600 होता है। इसका मतलब इस केस में हमारी यूनिट्स में सेल कितनी हो रही होगी, 3600।
ब्रेक इवन से 20% जाता ना, तो ब्रेक इवन पर 3000 यूनिट्स बेच रहे हैं, तो 20% कितना हो गया 600, तो 3600 हो गया। और 3600 यूनिट्स अगर बेचेंगे, हर एक यूनिट पर हमारा कंट्रीब्यूशन 8 रुपए का है, ये ऊपर हमने निकाल रखा है। तो 3600 को 8 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आप देखोगे अभी भी 28,800 ही आ रहा है। तो ये भी एक तरीका था, मतलब आप जैसे अभी हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज की मदद लेके सॉल्व किया है, आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स की मदद लेके भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है। अच्छा, मेरा ना वैसे मन था कि मैं क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का है, मैं इसको होमवर्क में दे दूं। आप में से कई बच्चों को लग भी रहा होगा कि हाँ सर होमवर्क में देके निपटाओ, इसे खत्म करो, लेकिन पता नहीं मेरे को ना अंदर से आवाज आ रही है कहीं क्वेश्चन आ जाएगा। जो होमवर्क बच्चे, जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो होमवर्क को करते ही नहीं है, इग्नोर मार देते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं करवा ही देता हूं इस क्वेश्चन को भी, क्या प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। अगर आप में से कुछ बच्चों को लग रहा है कि नहीं सर तो होमवर्क ही देना चाहिए आपको, तो आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज करके आप कर लो पहले, फिर मेरे साथ मैच कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। सेम डेटा पॉइंट, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा फिगर्स बदली हुई है। कहता है फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, जो हमने अभी निकाला, एंड नेट सेल्स वैल्यू एट दिस पॉइंट। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालना है, और आपको भी पता है कि यूनिट्स में निकालने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होगा, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा के। यहां पर भी आप देखोगे सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 25 रुपए का, ये लो जी सेम ही है, मतलब यहां पर भी 4% का हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, 25 रुपए का सेलिंग प्राइस है, वही 24 रुपीज आएगा। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पर 10 रुपए 5 रुपए की हमारी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल ओवरहेड वही सेम बातें बोली हैं, पर थोड़ी सी फिगर्स बदली हुई हैं। आओ जरा इसको भी कर ही लेते हैं यार, स्टडी मैट का क्वेश्चन है ना, मेरे को लगता है कि यार कराई दो, एग्जाम में आ जाएगा ना, तो कम से कम ये है कि आपके हाथ से हुआ हुआ होगा। हालांकि आप में से कई बच्चे होमवर्क करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं ना जो होमवर्क तो पहले से ही सोच के बैठे हैं, ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो कभी करना ही नहीं है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया 25, इसमें से हम माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, पच्चीस का 4% 1 रुपी होता है। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा स्पीडीली करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन, और वो भी मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का है। तो हमारा नेट सेलिंग प्राइस कितने रुपए आ गया 24 रुपए। तो आपके लिए अब जो प्राइस मैटर करता है, जो आप अब दिमाग में रखोगे वो ये वाला प्राइस रखोगे, ठीक है ना, आपके लिए 24 रुपए मैटर करता है, बस यही आपके दिमाग में अब रहना चाहिए। चलिए इसमें से अब हम माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल। हमारा डायरेक्ट मटेरियल कितना है सर, हमारा डायरेक्ट मटेरियल है 10 रुपए का। फिर है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर है 5 रुपए की। फिर यहां पर भी बोला है भाई वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्ट लेबर का 60% है, तो डायरेक्ट लेबर 5 रुपए की है, 60% का मतलब हो गया 3 रुपए का हमारा वेरिएबल ओवरहेड। तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी वो 18 रुपीज की हो जाएगी। हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितने की हो जाएगी, 18 रुपीज की हो जाएगी। तो हमारा एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कितने रुपए का आ जाएगा, 6 रुपए का आ जाएगा। हमारा एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितने रुपए आ गया, 6 रुपए आ गया। मेरे ख्याल से यहां तक तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलिए अब अपना फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। फिक्स कॉस्ट हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है 50,000 रुपीज। 50,000 को अगर हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है, डेसिमल में आ रहा है, कोई बात नहीं, फैंसी फिगर आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50,000 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 833.33 कुछ आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहां पर अप्रोक्सीमेट लिख देंगे, क्या इशू है, 83333 यूनिट्स। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ गया।
ठीक। सेकंड पॉइंट, इसने हमसे बोला है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालो, लेकिन हालांकि इसने वर्ड क्या यूज किए हैं, इसने बोला है नेट सेल्स वैल्यू निकालो एट अबव पॉइंट, नेट सेल्स वैल्यू एट अबव पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो हमारी पीवी रेशियो तो यहां तो राउंड फिगर आ रही है भाई, 6/24, 6 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 6/24, ये तो 0.25 आ गया। 0.25 का मतलब 25% की हमारी यहां पर पीवी रेशियो, राउंड फिगर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हमने 1/3 रखा, हमने कहा यार डेसिमल कौन लेके चलेगा, यहां तो बिल्कुल प्यारी सी फिगर आ गई पीवी रेशियो की। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज कंप्यूट करने के लिए फिक्स कॉस्ट 50,000 डिवाइडेड बाय 0.25, तो 50,000 को 0.25 से डिवाइड करके आ रहा है 2 लाख रुपए। ठीक है जी। अच्छा देखो, मैं करके दिखा देता हूं, यहां पर भी हमने ऐसे ऊपर भी किया था। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज सीधा हम कैसे निकाल सकते थे, जो हमने यूनिट्स निकाले हैं 8333, उसको हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें जो कि 24 रुपए है। तो ये 2 लाख एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। क्यों अप्रोक्सीमेट आएगा? क्योंकि 8333 भी तो खुद अप्रोक्सीमेट था। जो ऊपर 8333 है वो बेसिकली 8333.33 यूनिट्स थे, राइट? अगर आप 0.33 भी कंसीडर करोगे तो फिर 2 लाख के नजदीक आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको 8333 करोगे तो फिर ये थोड़ा सा 2 लाख से कम आएगा, क्योंकि आपने 0.33 यूनिट्स कम कंसीडर किए हैं। लेकिन ठीक ये भी है, ऐसा नहीं कि ये गलत है। जो ये 8 रुपए का डिफरेंस आया ना, इसी को अप्रोक्सीमेशन एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेशन एरर। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। जब कभी आप ये यूज करो ना तो ऐसे अप्रोक्सीमेट लिख दिया करते हैं। मैं अभी ऊपर भी लिखवा देता हूं, क्योंकि जो हमने ऊपर यूनिट्स है वो भी तो अप्रोक्सीमेट ही निकाले ना, इसलिए ऊपर वाला तरीका अपनाना। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आप ये और वाला एग्जाम में करके ही बताओ ना। और वाला तो हमने सिर्फ हमारे सामान्य ज्ञान के लिए किया है, ठीक है? और आप अगर चाहो तो जो हमने ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट निकाला ना 8333 यूनिट्स, ये भी कोई एग्जैक्ट फिगर थोड़ी आई थी, ये भी तो अप्रोक्सीमेट ही आया था ना, तो उसके ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख लो आप ऐसे। अब आपको लग रहा होगा अच्छा है सर ने करा ही दिया, डेसिमल वाला पंगा था इसमें। चलिए थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट यहां पर क्या है, कह रहा अगर हमारी सेल 10% और 25% ज्यादा हो ब्रेक इवन वॉल्यूम से तो हमारे नेट प्रॉफिट्स क्या होंगे। तो एक बार 10% और एक बार 25%। थर्ड पार्ट, इफ sales is 10% above break even point, तो हमारी न्यू सेल क्या होगी? सर ब्रेक इवन पर हमारी सेल 2 लाख रुपए की है, तो 10% ज्यादा, इसका मतलब हमारी न्यू सेल वो कह रहा है 2,20,000 रुपए की है। न्यू सेल हमारी कितने की है? 2,20,000 की है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सर सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करके। तो 2,20,000 को अगर हम 25% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने लिखना हो तो लिख लेना, सेल्स को पीवी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपसे कि आप रिवीजन कर रहे हैं। तो ये आएगा 55,000, इसमें से माइनस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट, और हमारी जो फिक्स कॉस्ट है
वो 50,000 की है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 5,000 का आ जाएगा। ठीक है ना? हमारा प्रॉफिट कितने रुपए का आ गया? 5,000 का। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब तो रिपीट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, अब तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस ही हो गई है फिर से करके। ध्यान रखें, एज इट इज क्वेश्चन आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। एक सीएस का एग्जाम क्वेश्चन है, एक सीएस का इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का क्वेश्चन है। इफ सेल्स इज 25% above break even point, तो हमारी न्यू सेल कितनी हो जाएगी? 2 लाख प्लस 2 लाख का 25%, तो ये आ रहा है 2,50,000, 2.5 लाख आ रहा है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो इज 25%, तो ये आ रहा है 62,500। इसमें से माइनस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है 50,000 की, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 12,500 का। ठीक है जी, ये लो जी, क्वेश्चन खत्म हो गया। रिपीट क्वेश्चन है, तो आप में से जिन बच्चों ने वीडियो को पॉज करके अगर किया है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ठीक ही किया होगा, है ना? चलिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि नोटिंग प्रॉपर करना, नोटिंग के साथ प्लीज कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना आप। अच्छा, कुछ बच्चों का ना अब एक डाउट आता है, मैं फिर से उस पर क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। जैसे कई बार बच्चे ना वापस से एक सवाल करते हैं कि सर जैसे अभी आपने यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकाला, ये तो राउंड फिगर आ गया, फिर जब आपने यूनिट्स का सहारा लिया तो ये 199,992 आ गया, तो दोनों ही ठीक है? हाँ, दोनों ठीक है। आप खुद सोचो ना, जो ये 8333 यूनिट्स है, ये भी तो अप्रोक्सीमेट है ना, तो इसकी मदद से अगर कुछ भी कैलकुलेट करोगे तो वो भी तो अप्रोक्सीमेट आएगा, वो एग्जैक्ट कैसे आ सकता है? जब 8333 खुद में अप्रोक्सीमेट है, तो उसकी मदद से कुछ भी कैलकुलेशन करोगे तो वो भी तो अप्रोक्सीमेट आएगी। ये 2 लाख भी ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 2 लाख भी ठीक है, और अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं ये भी ठीक है। और ये जो 8 रुपए का फर्क है, इस फर्क को ही बोलते हैं कि ये अप्रोक्सीमेशन की वजह से एक अप्रोक्सीमेशन एरर आ गया, और ये एरर एग्जाम में एरर नहीं माने जाते। हम अभी थ्रू आउट अकाउंट्स एफएम आप देखोगे, कई बार हमारे आंसर डेसिमल में आएंगे, और वो डेसिमल की वजह से हमारा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन एरर आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेशन एरर एग्जाम में एरर्स नहीं माने जाते। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, आप एक ही बार करना ना, आप ये पहली बार जो हमने राउंड फिगर निकाली आप ऐसे ही करना, क्यों दूसरा करना एग्जाम में? ठीक, चलिए अब हम अपने ना अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा अगला कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे मैं हमेशा करता हूं, पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पहले मैं आपको कुछ लिखवा देता हूं, और लिखने के बाद फिर हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। आइए, अगला पॉइंट अब लिखेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, जो हमने लास्ट पॉइंट लिखा था वो शायद पॉइंट नंबर 13 लिखा था, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। नहीं, अब हमें पॉइंट नंबर 14 से आगे चलना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आप पॉइंट नंबर 14 लिखेगा। ये लो जी, पॉइंट नंबर 14, और हेडिंग हमने डाली मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करें, पहले इसके बारे में लिखेंगे। लिखना, सेल्स in excess of break even sales
is known as margin of safety. फिर लिखिएगा कैलकुलेशन. ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इसकी कैलकुलेशन हम 3 तरीकों से कर सकते हैं. हम इसकी कैलकुलेशन यूनिट्स में भी कर सकते हैं, हम इसकी कैलकुलेशन रुपीस में भी कर सकते हैं, और हम इसकी कैलकुलेशन परसेंटेज में भी कर सकते हैं. ठीक है, मैं ऑफ कोर्स तीनों आपको सिखाऊंगा, लॉजिकली समझाऊंगा. जैसे मैंने कहा अभी हम सिर्फ लिखने का काम कर रहे हैं. यूनिट्स में हम निकालेंगे कुछ इस तरीके से, सेल्स यूनिट्स में से हम ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स माइनस करेंगे. रुपीस में निकालने के 2 फॉर्मूला हैं. सेल्स इन रुपीस लेंगे और इसमें से ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस माइनस करेंगे. और एक दूसरा तरीका है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो करेंगे. फिर परसेंटेज में निकालने के भी 2 तरीके हैं. पहला तरीका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इनटू 100. दूसरा तरीका 1 माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेल्स. ठीक है, अब इसको नोट कर लो, मैंने अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है. ये सारे फॉर्मूलाज जो लिखे हैं हमने यहाँ पर, टोटल अगर आप देखेंगे तो 5 फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए. यूनिट्स में कंप्यूट करने का 1 फॉर्मूला, रुपीस में कंप्यूट करने के 2 फॉर्मूले, और परसेंटेज में भी कंप्यूट करने के 2 फॉर्मूले. इन सारे फॉर्मूलाज को मैं आपके साथ लॉजिकली डिस्कस करूंगा. कुछ भी आपको, जैसे मैंने कहा ना, रटना नहीं पड़ेगा. हर एक चीज को हम बिल्कुल रीजनिंग के साथ डिराइव करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में चीजें लंबे समय तक रहें. तो इसको नोट कर लिया हो तो फिर हम इस पर अब बोलना शुरू करें. चलिए आइए डिस्कस करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है. पहले आसान से शब्दों में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक्सप्लेन करता हूं. अच्छा, मुझे बताइए कि सीएस एग्जीक्यूटिव के हर एक पेपर को पास करने के लिए इंडिविजुअली आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? सर 40 मार्क्स चाहिए होते हैं. तो क्या मैं कह सकता हूं कि 40 मार्क्स आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि ये वो मिनिमम एफर्ट आपके पार्ट पे रिक्वायर्ड है एग्जाम को पास करने के लिए? क्योंकि अगर ये 40 से कम आए, मतलब ब्रेक इवन से कम अगर आपने परफॉर्म किया तो नुकसान हो जाएगा, और ब्रेक इवन के ऊपर है फिर तो बढ़िया ही है. लेकिन मान लो आपने जब एग्जाम दिया, आपके एग्जाम बहुत ही बढ़िया हुए, और मैंने आपसे पूछा बताओ अकाउंट्स में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने कहा 70 आ जाएंगे. इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 70 और पास होने के लिए चाहिए 40, मतलब ब्रेक इवन 40 है, पर आपके एक्चुअल मार्क्स कितने आप सोच रहे हो 70 आ जाएंगे. इसका मतलब जो ये 30 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा आने की पॉसिबिलिटी है, ये 30 मार्क्स ही आपके लिए एक सेफ्टी का काम कर रहे हैं. ये एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितनी ज्यादा होगी ना, उतना आपके लिए एक कंफर्ट लेके आएगी. एग्जांपल के तौर पर, जब आपने मान लो अपने किसी फ्रेंड के साथ पेपर डिस्कस किया, तो आपके फ्रेंड ने बताया अरे यार ये क्वेश्चन तो तेरा गलत हो गया, मान लो वो क्वेश्चन 10 नंबर का था, फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी. क्यों? क्योंकि आपको पता है यार सेफ्टी 30 नंबर की है, अगर उसमें से 10 कट भी गए तो कोई बात नहीं, फिर भी 20 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब 70 की जगह 60 आ जाएंगे, एग्जाम्पशन तो फिर भी आ रही है. लेकिन मान लो यहीं आपका एक और फ्रेंड है, वो एक्सपेक्ट ही 40-45 कर रहा है, 40-45 उसको लग रहा आएंगे, और उसका कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसको तो टेंशन हो जाएगी. नहीं, उसके लिए तो भी पास होने की दिक्कत शुरू हो जाएगी. मतलब कहने का यह है कि हम ब्रेक इवन से जितना ज्यादा स्कोर करेंगे, ब्रेक इवन के ऊपर जितना ऑपरेट करेंगे, हमारे लिए एक कंफर्ट जोन आएगा. अगर हमारी परफॉर्मेंस में कोई एरर हो भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सेफ्टी है, आराम से निकल जाएंगे. लेकिन अगर हम काम ही ब्रेक इवन के आसपास कर रहे हैं, वहां पर अगर कुछ एरर हो गया तो हमारे लिए फिर नुकसान हो जाएगा. अब इसी बात को मैं अगर कॉर्पोरेट के केस में नंबर्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूं, तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसका ब्रेक इवन पॉइंट जो है मान लो 8 लाख रुपए की सेल पर आता है. ब्रेक इवन कितने की सेल पर आता है? मान लीजिए उसका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 8 लाख रुपए की सेल पर आता है. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब
इस पॉइंट पर उसका ना प्रॉफिट हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, जीरो प्रॉफिट लॉस है। पर मान लो उस कंपनी की जो एक्चुअल में सेल होती है वो होती है 20 लाख रुपए की, मतलब माना ब्रेक इवन 8 लाख पर आता है पर कंपनी प्रॉफिटेबल है, 20 लाख की सेल करती है, तो 8 लाख रुपए के ऊपर कितना एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं, 12 लाख रुपए। तो ब्रेक इवन से ज्यादा जितनी सेल होगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 12 लाख रुपए की एडिशनल सेल हम कर रहे हैं, मतलब ब्रेक इवन के ऊपर हम जितना एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं जो कि यहां पर 12 लाख रुपए है, वो हमारी क्या है, ये हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब ये कंपनी का ब्रेक इवन जो आता है वो 8 लाख की सेल पर आता है, मतलब 8 लाख की सेल पर हम अपनी सारी कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं। अब 8 लाख के ऊपर जितना हम सेल करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा सेल करेंगे, वो हमारे लिए एक सेफ्टी का हमें एक नेट देगा, हमें एक कंफर्ट देगा। तो जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है। अगर हम 20 लाख की सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी 12 लाख रुपए की है। अगर हम 30 लाख की सेल करेंगे तो कितना हो गया एक्स्ट्रा, 22 लाख, तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 22 लाख हो जाएगी। अगर हम मान लो 1 करोड़ की सेल कर रहे हैं तो 8 लाख के ऊपर कितना, 92 लाख हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है। अच्छा, एक बात और सुनो, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट जैसे ही हमने अचीव कर लिया, इसका मतलब वहां पर हमने अपनी सारी कॉस्ट रिकवर कर ली है, वहां यहां पे हमारा जीरो प्रॉफिट लॉस था। अब ब्रेक इवन के ऊपर अब हम जितनी भी सेल करेंगे वो तो हमारे लिए प्रॉफिट लेके आएगा। इसका मतलब ब्रेक इवन के ऊपर ये जो सारा जोन है ना, ये जो सारा जोन है ये हमारे लिए प्रॉफिट लेके आता है, क्योंकि ब्रेक इवन के ऊपर तो ऑफ कोर्स अब प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे ना। ब्रेक इवन पॉइंट तक हमने अपने सारी कॉस्ट रिकवर कर लिया, उसके ऊपर जितनी भी सेल करेंगे वो हमारे लिए प्रॉफिट्स लेके आएंगी। लेकिन मान लो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी ब्रेक इवन पर भी नहीं पहुंची, जैसे मान लो 8 लाख पे ब्रेक इवन आता है, मान लो इसकी सेल हो रही है सिर्फ 7 लाख 6 लाख, तो इसका मतलब अगर हम ब्रेक इवन से कम सेल करेंगे फिर तो हमारे नुकसान हो रहे होंगे। मतलब ये वाला जो जोन होगा, ये वाला जो जोन होगा वो लॉस वाला जोन होगा। फिलहाल हम लॉस वाले जोन से कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो तभी कैलकुलेट हो पाएगी जब हम ब्रेक इवन के ऊपर सेल कर रहे होंगे, राइट। अच्छा, मैंने आपसे फिर क्या कहा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर है, क्योंकि कल को मान लो कोई एडवर्स सिचुएशन आती भी है तो फिर हम उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड आया तो कोविड के दौरान कई बिजनेसेस बंद हो गए, और कौन से बिजनेसेस बंद हुए होंगे, जो पहले ही ब्रेक इवन के आसपास काम कर रहे होंगे। मान लो 8 लाख का ब्रेक इवन पॉइंट है, हमारी सेल पहले ही 9 लाख रुपए की हो रही, 8.5 लाख 9 लाख 10 लाख ऐसे हो रही है, फिर कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गए। अब लॉकडाउन लग गए तो सोचो जो पहले ही ब्रेक इवन पे काम कर रहा है उसको तो नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो अच्छे स्टैब्लिश बिजनेस हाउसेज हैं, उनको क्यों कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत जबरदस्त थी। अगर कोविड के दौरान कुछ लॉकडाउन्स लगे भी कोई दिक्कत नहीं, वो उसको सर्वाइव कर गए। इसका मतलब अगर मान लो कोई एडवर्स सिचुएशन आती है और हमारी सेल अगर 20 30 40% गिर भी जाती है और हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे मैंने कहा, मान लो ये 20 लाख की सेल कर रही है, 20 लाख की सेल करने का मतलब मान लो अगर 20% से सेल गिर भी गई तो 4 लाख से गिरेगी। 20 लाख का 20% कितना होता है, 4 लाख रुपए, 16 लाख पे पहुंचेंगे, फिर भी कोई बात नहीं, प्रॉफिट है। हमारी सेल अगर हाफ भी हो गई, 10 लाख भी हो गई, फिर भी कोई बात नहीं, सर्वाइव कर जाएंगे। नहीं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा, मान लो 8 लाख का ब्रेक इवन है, 20 लाख हो, 30 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ 2 करोड़ है, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है हमारे लिए एक बफर तैयार होता जाएगा, हमारे लिए एक प्रोटेक्शन तैयार होती जाएगी। और अगर कल को कोई एडवर्स सिचुएशन आती भी है, भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जरूरत कब हमें महसूस होगी, जब कोई मुश्किल वक्त आएगा। मुश्किल वक्त अगर आएगा तो हम उसको आराम से हैंडल कर जाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आती है। अब ना, मैंने आपसे कहा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के ना कई सारे फॉर्मूलाज हैं। मैं जो अभी आपको यहां पर 12 लाख बोला, ये 12 लाख रुपए क्या निकाला है आपने, ये 12 लाख रुपए निकाला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में। ये कैसे निकाली आपने, जितनी हमारी एक्चुअल सेल हो रही है, हमारी एक्चुअल सेल हो रही है 20 लाख, ये हम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेक इवन तो बहुत पहले आ गया था, हमारा ब्रेक इवन 8 लाख पे आ गया था। इसका मतलब एक्चुअल सेल्स में से अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दूं, एक्चुअल सेल्स इन रुपीज में से अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज माइनस कर दूं, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज आता है। मैंने यहां पर एक फॉर्मूला यही लिखवाया है। मैंने कहा भाई हमारी सेल्स इन रुपीज मान लो 20 लाख रुपए की है और हमारी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज 8 लाख रुपए की है। इसका मतलब हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने रुपए का हो गया, 12 लाख रुपए का। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में निकालने का जो बिल्कुल बेसिक सा तरीका है वो क्या है, एक्चुअल सेल्स इन रुपीज में से ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज को माइनस कर दो। और यही अगर आप चाहें तो यूनिट्स में भी निकाल सकते हो, यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कैसे सर, एग्जांपल लेके बताओ, आओ जरा बताते हैं। मान लो हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसका मान लो हमारा एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 100 रुपए है।
आप जरा मुझे सोच के बताइए, अगर हम एक यूनिट 100 रुपए का बेचेंगे तो हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे होंगे ब्रेक इवन पॉइंट पर? सर अगर हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल्स 8 लाख रुपए की हुई है और हमने एक यूनिट 100 रुपए का बेचा है, इसका मतलब हमने जो नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे होंगे वो कितने बेचे होंगे? 8000। भाई अगर मैं टोटल सेल्स को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी है। अच्छा, लेकिन हमारी सेल तो 20 लाख रुपए की हो रही है। अगर हमारी सेल 20 लाख रुपए की हो रही है तो हमने यहां पर कितने यूनिट्स बेचे होंगे? हमारा एक यूनिट 100 रुपए का बिकता है, इसका मतलब हमने एक्चुअली में जो नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे हैं, हमारी जो सेल हो रही है यूनिट्स में, वो 20,000 यूनिट्स की हो रही है। तो अगर मैं हमारी सेल्स यूनिट्स को जो कि 20,000 है उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स माइनस कर दूं, मतलब 8,000, तो जो 12,000 यूनिट्स आएगा ये हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स है। इसका मतलब अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा? 20,000 यूनिट्स माइनस 8,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स। या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस जो आपकी 12 लाख रुपए, इसी को 100 से डिवाइड कर दो, ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो हमें एक्चुअल सेल यूनिट्स में दे रखी हो और ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में दे रखा हो, तो उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स होगा। तो मैंने आपसे अभी फिलहाल कहा कि हमारे जो 5 फॉर्मूला है, मैंने आपके साथ बिल्कुल जो दो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने जो 2 फॉर्मूलाज हैं, बिल्कुल आसान से फॉर्मूलाज, मैंने अभी आपके साथ वो डिस्कस किया। तो मैंने आपको पहले बोला भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में निकालनी हो तो आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस चाहिए और दूसरी चीज चाहिए कि आप अभी एक्चुअली में सेल कर कितने रहे हो। तो अगर मैं अपनी एक्चुअल सेल में से ब्रेक इवन सेल को माइनस कर दूंगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस निकल आएगा। एग्जांपल मैंने आपको लिखवाई दिया कि हमारी 20 लाख की सेल हो रही है, ब्रेक इवन 8 लाख की सेल पर आ रहा है, तो 12 लाख रुपए हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और ठीक ऐसे ही अगर हमें यूनिट्स में निकालना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जितनी भी एक्चुअल सेल हो रही है यूनिट्स में, उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स माइनस कर दो, दोनों चीजें यूनिट्स वाली लो, तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आ जाएगी। मेरे ख्याल से इन 2 फॉर्मूलाज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले ऐसा करते हैं, इन्हीं 2 फॉर्मूलाज पर हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो बचे हुए फॉर्मुलाज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो कर लो, मेरे ख्याल से ये तो आपने नोट कर लिया था, ये शायद एग्जांपल आपको नोट करना होगा, तो मैं कहूंगा कि इसे भी नोट कर लीजिए, रिवीजन के टाइम पर आपको हेल्प करेगा। इस एग्जांपल के ऊपर लिखना हो तो लिख लेना, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमने पहले भी लिखा है ना। ये एग्जांपल सिर्फ हमारी समझ के लिए, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात यहां पर ऑब्जर्व करवाना चाहूंगा। आप याद करो जब हमने ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करना सीखा था तो मैं बार बार आपको बोल रहा था कि जब मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट बोलूंगा तो आपको क्या सुनाई देना चाहिए, हम क्या निकालना चाहते हैं? सेल्स निकालना चाहते हैं, और सेल यूनिट्स में भी निकल सकती है और रुपीज में भी निकल सकती है। तो ठीक ऐसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी जब हमें कोई बोलेगा कंप्यूट करने के लिए तो हमें क्या सोचना है कि हमें सेल ही निकालनी है। बस ये सेल जो है ये एक्सेस सेल है, किसके ऊपर? ब्रेक इवन के ऊपर। ब्रेक इवन के ऊपर हम जितना भी एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं उसी सेल को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब वो एक्स्ट्रा सेल आप यूनिट्स में निकालो या रुपीज में निकालो, दोनों ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। नहीं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बेसिकली क्या है? सेल ही है। और लेकिन ये सेल जो है ये एक्सेस सेल है, किसके ऊपर? ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। ठीक, आइए अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं और अपने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। लिखिएगा एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। हमें मान लीजिए एक्चुअल सेल्स दे रखी है 5 लाख रुपीस की, और हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1 लाख रुपीस। हमको पीवी रेशियो भी दिया है 50%, और हमें कहा गया है कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी
रुपीज में कंप्यूट करना है, ठीक है ना। जब बोला जाए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए, तो ये बेसिकली क्या है, ये सेल है, लेकिन ये एक्सेस सेल्स है ना, एक्सेस सेल्स है। कितना एक्सेस? एक्सेस सेल्स ओवर ब्रेक इवन पॉइंट, यही मतलब हुआ ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। अब क्योंकि हमें यहां पर रुपीज में निकालने के लिए बोला है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज का फॉर्मूला क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज का फॉर्मूला होगा कि हमारी सेल कितनी हो रही है रुपीज में, इसमें से हम माइनस कर देंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, मतलब जो हमारा ब्रेक इवन सेल्स है रुपीज में वो माइनस कर देंगे। तो हमें हमारी एक्चुअल सेल तो यहां पे दे ही रखी है, 5 लाख रुपीज की है, वो तो हमें पता ही है। हमें यहां पर क्या कंप्यूट करना है? ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। यूनिट्स में निकालने के लिए क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं। रुपीज में निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज मतलब पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं। तो आपके पास यहां पर फिक्स कॉस्ट भी है, आपके पास यहां पर पीवी रेशियो भी है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकल जाएगा। आइए जरा पहले ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर रुपीज में कंप्यूट कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारी इस क्वेश्चन में है 1 लाख, 1 लाख ही है ना, और हमारा पीवी रेशियो है 50%। तो 1 लाख को अगर हम 50% से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 2 लाख। इसका मतलब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 2 लाख की सेल करने पर अचीव होता है, लेकिन हमारी सेल तो 5 लाख रुपए की हो रही है। इसका मतलब हम कितना एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं ओवर ब्रेक इवन पॉइंट? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए हमारे लिए क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो हम यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में निकाल सकते हैं। 5 लाख में से ब्रेक इवन सेल 2 लाख का माइनस कर देते हैं, तो 3 लाख रुपीज हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है ना। फिर से ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सेल ही है, लेकिन ये कौन सी सेल है? ये एक्सेस सेल्स है। इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्चुअल सेल्स हमारी है 10,000 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट हमारी है 50,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मान लीजिए ये है 25 रुपए। पीवी रेशियो है 80%। कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। चलिए मुझे बताइए, इस बार भी हमें एक्सेस सेल ही निकालना है, लेकिन इस बार एक्सेस सेल्स जो है वो किस में निकालना है? यूनिट्स में निकालना है। तो हम क्या करेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालने के लिए जो भी हमारी सेल्स यूनिट्स में हो रही है,
जो कि इस एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है कि 10,000 यूनिट्स है, इसमें से हम क्या कर देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स माइनस कर देंगे। क्या ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हमको दे रखा है? सर दे तो नहीं रखा, पर निकाल तो सकते ही हम, हमारे पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने के लिए। तो हम यहां पर पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? सर ये होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना, यही होगा ना। अच्छा फिक्स कॉस्ट तो हमको पता है यहां पर 50,000 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालोगे? अब ये बात हम कई बार कर चुके हैं भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आता है। ये बात हम कई बार कर चुके हैं भाई, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। अगर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना होगा तो क्या करना पड़ता है, सेल को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई, जिस भी लेवल की सेल को मल्टीप्लाई करोगे उसी लेवल का कंट्रीब्यूशन आएगा। एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। नहीं, तो हमारे पास यहां पर सेलिंग प्राइस भी है और हमारे पास यहां पर पीवी रेशियो भी है, तो हम यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे? सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 रुपए को 80% से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो हमारा एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन जो है वो 20 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में अब हम निकालेंगे कैसे? फिक्स कॉस्ट हमारी है 50,000 रुपीज और हमारा एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 20 रुपए है, तो 50,000 को 20 से डिवाइड करने पर आता है 2500 यूनिट्स। आपको याद है ना ब्रेक इवन पॉइंट का लॉजिक, हम गुल्लक में कितने रुपए डालेंगे, हमें हर एक यूनिट को बेचने पे 20 रुपए की खुशी हो रही है क्योंकि 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, और गुल्लक को बोल देंगे भाई जब फिक्स कॉस्ट जितना इकट्ठा हो जाए तो बता देना। तो फिक्स कॉस्ट हमारी है 50,000, तो मैंने आपसे कहा था मन की आंखों से देखो तो ये आपको कंट्रीब्यूशन दिखेगा क्योंकि हमें फिक्स कॉस्ट जितना ही कंट्रीब्यूशन कमाना होता है, और अगर हम कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या है, यूनिट सेल्स ही है, यूनिट्स में सेल्स ही है। इसका मतलब 2,500 यूनिट बेचेंगे तब हमारा ब्रेक इवन आता है, पर हमारी एक्चुअल में सेल कितने की होती है, 10,000 यूनिट्स की होती है। तो 2,500 के ऊपर तो हम कितना ऊपर है, 7,500, तो हमारी एक्स्ट्रा सेल, एक्सेस सेल कितने की हो रही है, 7,500 यूनिट्स की। तो ये 7,500 यूनिट्स हमारे लिए क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। तो 10,000 यूनिट्स माइनस 2,500 यूनिट्स, तो 7,500 यूनिट्स का हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कब अचीव होता है, जब हम 2,500 यूनिट्स बेचते हैं, लेकिन हमारी एक्चुअल सेल तो 10,000 यूनिट्स की हो रही है, तो ब्रेक इवन के ऊपर कितना एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं, 7,500 यूनिट्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी क्या होता है, सेल ही होता है, लेकिन ये कौन सी सेल है, एक्सेस सेल है। यहां पर हमें एक्सेस सेल किस में निकालनी है, यूनिट्स में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखते हैं। एक्चुअल सेल्स रुपीज 2,50,000, और मान लीजिए इस बार हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है रुपीस में, कितना दे रखा है, 20,000 ओनली, और हमसे ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करने के लिए कह रहा है।
ठीक है। अब कह रहे भाई हमारी सेल ना 2.5 लाख रुपए की होती है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी मात्र 20,000 की है, मतलब हम ब्रेक इवन से सिर्फ ऊपर कितना है, ब्रेक इवन से हम एक्स्ट्रा कितना सेल कर रहे हैं, सिर्फ 20,000। इसका मतलब हमारा ब्रेक इवन अभी अभी 2,30,000 भी आया है। सोचो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ 20,000 की सेल है, 2.5 लाख की हम सेल कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कब आया होगा, अभी 2,30,000 की सेल पर। कॉमन सेंस तो देखोगे तो आराम से निकल जाएगा, हाँ हमारा ब्रेक इवन 230 होगा। मैं कह रहा हूं और छोड़ो कॉमन सेंस, भैया आपको मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूला में 3 चीजें हैं, कौन कौन सी, एक्चुअल सेल, ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो 3 में से कोई भी 2 चीजें पता हो, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, 3 में से कोई भी 2 चीजें पता हो, तीसरी चीज हम निकाल लेंगे। भाई इस बार हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही पता है ना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये पता है कि ये एक्सेस सेल होती है। तो ये एक्सेस सेल कैसे आएगी, जितनी भी हमारी एक्चुअल सेल हो उसमें से हम ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल को माइनस कर देंगे। इस बार हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है ये 20,000 है, हमारी एक्चुअल सेल 2.5 लाख रुपए की है, तो ब्रेक इवन पॉइंट हम यहां पर कंप्यूट कर लेंगे जो कि कितना आएगा, 2,30,000। चलिए अब ऐसा करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अभी सिर्फ 2 ही फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किए हैं। टोटल मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बताया 3 तरीके से निकल सकती है, यूनिट्स में, रुपीज में, परसेंटेज में। यूनिट्स का एक ही फॉर्मूला है जो हमने डिस्कस कर लिया, रुपीज के 2 फॉर्मूला हैं उसमें से हमने एक डिस्कस कर लिया, एक भी डिस्कस करना है, और परसेंटेज में भी कंप्यूट करने के 2 फॉर्मूला जो कि हम ऑफकोर्स अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 5 में से अभी हमने 2 ही फॉर्मूला डिस्कस किए हैं और बाकी के बचे हुए 3 फॉर्मूलाज हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लीज आज तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बिकॉज अब सारे जो पास्ट के जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है ना उनके रेफरेंसेस आने वाली क्लासेस में आएंगे, तो आपका रिवीजन बिल्कुल इंटैक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।